तो हमको बताना आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या, एक बार देख के बताना। हाँ आ गया होगा। आ रही है ना? चलिए, आवाज आ रही है? ओके, ये क्वेश्चन किए क्या? मैथ की क्लास नहीं होगी क्या फिर दोबारा? आप ही कंटिन्यू करेगा। देखो यहाँ पे आवाज ठीक है? चेक कर लिया एक बार? चलो बंद करो इसको, दोनों बंद कर देना। अब देखो समझना, करंट दिया हुआ है तो क्या इसके क्रॉस वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता चल जाएगा? तो वी आर नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ध्यान से देखो तो, आई नॉट की वैल्यू कितनी है? 4। तो वी आर नॉट की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 1 यानी 4 ही हो गया। तो वी आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से देखो, वी आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या है? वी आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये हो जाएगा वी आर नॉट दैट इज 4 इंटू जो इसका फेज वो इसका भी फेज 4 साइन ओमेगा टी प्लस 60। ओके, ये तो वी टी हो गया। अच्छा वी आर हो गया। अच्छा वी सी क्या लिखोगे बताओ? वी सी नॉट मतलब क्या हो जाएगा? आई नॉट इंटू एक्स सी, सॉरी ये एक्स सी ही था, 4√3। तो वी सी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना हो जाएगा? देखो 4√3 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 60 माइनस, ठीक है, मतलब ये हो गया। अब अच्छा वी टोटल क्या लिखोगे बताओ? वी टोटल लिखोगे, ध्यान से देखो, वी टोटल का नॉट लिखोगे आई नॉट इंटू जेड। जेड कितना है? 2। तो ये हो गया आपका 8। तो यानी वी टोटल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा 8 इंटू साइन ऑफ फेज ऑफ A1। फेज ऑफ A1 तो यही होगा ना, अगर तुम ध्यान से देखो तो फेज ऑफ A1 कौन सा होगा? ध्यान से बताओ, फेज ऑफ A1 कौन सा होगा? जिसका फेज छोटा। तो बताओ किसका फेज छोटा है? इसका फेज छोटा है या इसका फेज छोटा है? VR का फेज छोटा है या इसका फेज छोटा है? VC वाले का फेज छोटा है। तो लिखोगे, ध्यान से देखो, तो ओमेगा टी माइनस 30 प्लस अल्फा, अच्छा सॉरी टोटल कितना होगा? करंट से अल्फा फेज पीछे माइनस अल्फा, यही तो हो जाएगा। अरे ये समझ में आया? अरे याद करो यार, x इज इक्वल्स टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस φ1 होता था प्लस ऑफ A2 साइन ओमेगा टी प्लस φ2 होता था। तो हम क्या लिखते थे? हम जो x नेट लिखते थे वो क्या लिखते थे? A नेट इंटू साइन ऑफ फेज ऑफ A1, यही लिखते थे ना, फेज ऑफ A1 प्लस अल्फा, यही तो लिखते थे, याद है SHM में? तो फेज ऑफ A1 कौन सा है इसमें? जिसका फेज छोटा, तो इसका फेज ही तो छोटा होगा। ये ओमेगा टी प्लस 60 है और ये ओमेगा टी माइनस 30 है, तो किसका फेज छोटा है? इसी का तो फेज छोटा है भाई। तो इसका फेज माइनस अल्फा। माइनस अल्फा क्यों लगाया? क्योंकि करंट से अल्फा फेज पीछे होता है वी टोटल, याद है कि नहीं याद है? इसलिए मैंने माइनस अल्फा लगाया। समझ में आया? चलो लिख लो। क्या?
ठीक है, V total I से ना होता है सर माइनस I के फेज। पगला गए हो गया। V टोटल किसके फेज बता, या तो तुम सुन लो, या तो तुम इन दोनों को जोड़ लो फिर भी निकल जाएगा। समझ लो मेरी बात को। या मैंने V टोटल के लिए क्या बताया, V टोटल के लिए डायरेक्टली ये सोचो कि V टोटल I नॉट इंटू जेड लिखोगे, और V टोटल के लिए क्या लिखोगे, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम V टोटल का नॉट इंटू साइन ऑफ, ये करंट के फेज से V टोटल कितना फेज पीछे होता था, याद करो पीछे तो अभी तुरंत बताया था ना कि जो करंट होता है वो V टोटल से अल्फा फेज आगे होता है, तो करंट में से अल्फा फेज घटाओगे ना। अच्छा हाँ, करंट कौन सा है, करंट ओमेगा टी प्लस 60। अच्छा ओमेगा टी प्लस 60, सही ओमेगा टी प्लस 60 सही है, ओमेगा टी प्लस 60 माइनस ऑफ अल्फा, हाँ सही है, ठीक सही है। करंट में अल्फा फेज पीछे होता है, हाँ तो ओमेगा टी प्लस 60 माइनस अल्फा सही है। मैंने एसएचएम के साथ सोच लिया, क्या सोच लिया पता नहीं। हाँ ठीक है, V टोटल जो होता है वो करंट से अल्फा फेज पीछे होता है, तो करंट का फेज कौन सा है देख लो, करंट है ओमेगा टी प्लस 60, उससे अल्फा फेज पीछे। अच्छा अल्फा की वैल्यू कितनी होगी बताओ, तो ओमेगा टी, ठीक है सही है। अब लिखिए LR सर्किट, ये समझ में आया, सही है। हाँ ग्राफ कौन सा वाला फिर से बताना, V टोटल वाला। अच्छा सुनो, अभी हम लोगों ने देखा कि RC सर्किट में जो आपका टोटल वोल्टेज होता है वो करंट से, जो करंट सर्किट में फ्लो कर रही होती है उससे अल्फा फेज पीछे होता है। तो करंट हमारा क्या दे रखा है 4 sin ओमेगा टी प्लस 60, इससे आपका अल्फा फेज पीछे। अल्फा क्या होगा XC अपॉन R, tan इनवर्स XC अपॉन R, तो वो कितना आ जाएगा बताइए 60 डिग्री आ गया, तो बताइए इससे 60 फेज पीछे, तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 60 लिखिएगा। चलिए ठीक है, समझ में आया। या तुम इसको, ये जो मैंने तरीका बताया ना कि फेज ऑफ A1 माइ प्लस अल्फा, ये वाला वो असल में आपका इन दोनों को जोड़ दो, तो वही तो एडिशन ऑफ 2 SHM ही तो आपका V टोटल बताएगा। तो इन दोनों को जोड़ने से अच्छा ये चीज याद रखिए ना कि करंट से अल्फा फेज पीछे होता है, तो ये ज्यादा आसान, तुमको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया? अरे ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो। चलिए ठीक है, अब लिखो LR सर्किट। ग्राफ किसके इसके बीच में बोला था, तो उसमें क्या बताना, जेड क्या होता है बताओ। अगर इसके लिए देखो तो ये कितना लिखा रखा है, असल में वो दे रखा है, ध्यान से देखो XC है आपका 2 पाई f इंटू सी का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा देखो, Z स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर तुम इसको मान लो क्या बोलते हो f के भर ओमेगा मान लेते हैं, चलो ओमेगा सी का स्क्वायर, यही तो है, जेड वर्सेस ओमेगा ग्राफ बोला था ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो यहाँ ध्यान से देखो तो जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ओमेगा माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। तो यहाँ से देखो जेड स्क्वायर बाई R स्क्वायर माइनस ऑफ 1 बाई ओमेगा का स्क्वायर इंटू 1 बाई सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये क्या हो जाएगा भाई,
ये किस चीज, जेड वर्सेस 1/ओमेगा हाइपरबोलिक। जेड वर्सेस 1/ओमेगा हाइपरबोलिक हो। क्यों नहीं कट करेगा? सर ओमेगा वर्सेस जेड का। हाँ, ओमेगा वर्सेस जेड का अगर देखा जाए तो सोचो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तब 1 मिनट रुको, देख लो इसका ग्राफ बनाने का सबसे अच्छा तरीका है जेड और ओमेगा। तो बताओ, ओमेगा की वैल्यू 0 है तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? इन्फिनिटी। अरे इन्फिनिटी, अरे इन्फिनिटी होगी कि नहीं होगी? z इज इक्वल्स टू, अगर ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 पे क्या आ जाएगा बताओ? ओमेगा इज, चलो ओमेगा इन्फिनिटी पे z की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऐसे ही जाएगी ना शायद। घटता जाएगा हमेशा वो, ओमेगा बढ़ेगा तो घटता जाएगा। यही आता है कि ऐसा आएगा, देख लेना यार इसका, देखना बेसिकली ये ग्राफ आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये वाला ग्राफ बनेगा, देख लेना इसको देख लेना एक बार, क्योंकि मुझे जहां तक याद है, सुनो मुझे जहां तक याद है ऐसे बनता है। क्योंकि जब तुम ये आपका, तुमको ग्राफ अभी पढ़ाया गया क्या आपको अपने मैथ में? इन्फिनिटी, ठीक है मैं बता दूंगा इसको डिफरेंशिएट करके 0 करवाना। सुन लो, इसको डिफरेंशिएट करा के 0 करवाना तो देखना कुछ वैल्यू आ रही है क्या। सुन लो मेरी बात को, इसको डिफरेंशिएट करा के 0 करवाना तो कुछ वैल्यू आएगी क्या? अगर कुछ वैल्यू आएगी तो वो या तो मिनिमा को बताएगा या तो मैक्सिमा को बताएगा। अगर मैक्सिमा मिनिमा होगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अबे होगा कि नहीं होगा? समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक, चलो देख लीजिए। अबे ओमेगा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, गधेरे हो क्या? ओमेगा के रिस्पेक्ट में जेड को डिफरेंशिएट करा के 0 के बराबर करना, कुछ ओमेगा की वैल्यू अगर मिल जाएगी कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं या तो पीक आएगा या तो मिनिमा आएगा या तो मैक्सिमा आएगा। तो मिनिमा मैक्सिमा पढ़ाया गया है तो उससे करो ना भाई। कॉन्केविटी, डबल कॉन्केविटी टेस्ट पढ़ाया गया है, करो, तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। अरे कॉन्केविटी अप होगा या डाउन होगा ये बता सकते हो ना डबल डिफरेंशिएट करके। समझ रहे हो मेरी बात को? तो एक बार ट्राई कीजिएगा। कौन कौन मैथ किनकी अच्छी है? कल तेरे से अगर ये ग्राफ नहीं सॉल्व हुआ तो फिर देख लियो। बहुत दिन भर मैथ पढ़ता है ना, चलो बढ़िया बात है। चलो एलआर सर्किट देखो, हेडिंग डालो एलआर सर्किट। चले शांत हो जाइए आप लोग थोड़ा, सुन लो। अब देखो एलआर सर्किट है। अब अगर हम एलआर सर्किट की बात करें, ठीक है, मान लो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वी टी आपको बताना है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VL है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपका VR दे रखा है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि किसी भी टाइम VT जो होगा वो VL प्लस VR के बराबर होगा? अरे ये लिख सकता हूं। अच्छा बताओ VL की वैल्यू कितनी होगी? वो हो जाएगी L di by dt। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा? अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको छोड़, इसको भूल जाओ। तो या तुम ऐसे बोल सकते हो ना कि करंट से कितना फेज आगे होता है, कितना फेज आगे होता है?
π/2। तो मतलब कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, आई नॉट इंटू एक्सएल, आई नॉट इंटू एक्सएल इंटू क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस π/2। यही होगा ना करंट से वोल्टेज जो इसका होता है VL जो होगा। अच्छा ये क्या VL नॉट है, ये क्या है असल में, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये VL नॉट है, यानी VL की मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो ये आएगा। अच्छा अगर मैं VR बोलूं तो क्या वो हो जाएगा आई नॉट इंटू आर, लेकिन करंट सेम फेज में होगा, करंट और वोल्टेज का फेज सेम होगा, ये आ चुका है। तो क्या मैं V टोटल ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखो, आई नॉट इंटू आर साइन ऑफ ओमेगा टी, तो ये VR हो गया, प्लस ऑफ आई नॉट इंटू एक्सएल इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2। ये होगा कि नहीं होगा, दिस इज A1, दिस इज A2, तो A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। क्या ये एडिशन ऑफ 2 SHM के तरह है, तो एडिशन ऑफ 2 SHM को कीजिए और बताइए कि कितना फेज हो, समझ रहे हो, कीजिए। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि A1 इधर होगा, डेट इज आई नॉट इंटू आर, ठीक है, और इधर होगा आपका, ध्यान से देखिए, ऊपर की ओर होगा, कौन सा होगा बताइए, आई नॉट इंटू एक्सएल, या एक्सएल भी बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे π/2 फेज आ गए, तो यहाँ कहीं ना कहीं Z आएगा, ये अगर इसको ध्यान से देखो तो ये आ जाएगा, आई नॉट तो बाहर आ चुका है, तो ये लिखोगे एक्सएल का स्क्वायर प्लस ऑफ आर का स्क्वायर, यही तो लिखोगे। अरे दिस इज A1, दिस इज A2, या तुम ऐसा कर लो, पूरे से आई नॉट बाहर कर लो, या तो ऐसा भी तो कर सकते थे, आई नॉट दोनों से कॉमन कर ले लेते, और ये क्या आपका आर हो जाता है, क्या ये एक्सएल हो जाता, अरे होता कि नहीं होता। मैं ये बोल रहा हूँ भाई, तुम गधेरे के गधेरे रह गए। अब इसको जोड़ सकते हो, तो कई जगह में आर लिख दूंगा, अगर यहाँ से आर और एक्स, अगर आई नोट हटा दूं तो कोई दिक्कत है, अबे ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, कोई दिक्कत है नहीं है ना, क्योंकि आई नोट बाहर कर लिया, ठीक। तो ये आर और एक्स नोट के टर्म में दिखा दिया, तो क्या इसी को हम लोग बोलते हैं Z, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग Z, क्या बोलते हैं इम्पिडेंस, याद करो बोला था इम्पिडेंस क्या होगा, तो एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। अच्छा ये एंगल कितना होगा, ये एक तरीके से A1 की तरह बिहेव कर रहा है, ये A2 की तरह बिहेव कर रहा है, तो ध्यान से देखो तो ये अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो डेट इज tan इनवर्स ऑफ एक्सएल बाई आर, समझ में आया, tan इनवर्स ऑफ एक्सएल बाई आर। तो V टोटल है जब फंक्शन ऑफ टाइम, बताइए क्या है, तो मुझे लग रहा है V, अब देखो इधर V टोटल इसी जिस डायरेक्शन में Z होगा उसी डायरेक्शन में V टोटल होगा, अरे लॉजिकल है कि नहीं है। अरे तुम आई नोट यहाँ मल्टीप्लाई करते, आई नोट इधर करते, आई नोट इंटू Z आता, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ V टोटल को लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, तो हो जाएगा आई नोट इंटू Z साइन ऑफ फेज ऑफ A1 डेट इज ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये हो जाएगा V टोटल। मतलब एक बात पता चली, करंट से अल्फा फेज आगे होगा V टोटल, जैसे कैपेसिटर का RC सर्किट का जस्ट उल्टा, करंट अल्फा फेज आगे होता था V टोटल वोल्टेज से, और यहाँ क्या होगा कि टोटल वोल्टेज आपका अल्फा फेज आगे होगा करंट से, और अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सएल बाई आर। अरे ये अल्फा फेज क्या होता है, अगर ये सोचो कि दोनों का फेज डिफरेंस अल्फा है, सोचो ना, करंट और वोल्टेज, टोटल वोल्टेज का अगर फेज डिफरेंस करो तो वो अल्फा आएगा, यही तो मतलब है। इसी तरीके से सारी चीजों में आप समझ सकते हो अल्फा क्या, नोट कर लीजिए।
किसको नहीं समझ में आया एक बार नोट कर लो, उसके बाद जिसको समझ में नहीं आया तो बताइएगा। ये पॉइंट जरूर लिख लेना, V टोटल अल्फा फेज आगे होगा करंट से। जिसको समझ में नहीं आया पूछ लीजिए। समझ में आया? डाउट है? किसको डाउट है? किसी को नहीं है? मैं पूछ लो, कोई गुस्सा उस्सा करने की बात नहीं। LR सर्किट में देख लो, LR सर्किट में करंट या करंट अल्फा फेज पीछे होगा टोटल वोल्टेज से। टोटल कोई बात नहीं, तू बंगला में लिख ले। टोटल करंट अल्फा फेज पीछे होगा टोटल वोल्टेज से। इन LR सर्किट करंट विज क्या बोलोगे? अल्फा फेज अहेड ऑफ अल्फा फेज बिलो द टोटल वोल्टेज। जो भी बोलना है बोलो भाई। चलो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। अरे ये समझ में आया? देखो, इसको 3-4 बार रिवाइज करोगे तब चीजें और भी ज्यादा क्लियर होंगी। तो मैं ये बोलूंगा कि आज जाके रिवाइज करना ही रात में जाके, ठीक है? कुछ भी हो जाए, कोई भी शेड्यूल हो आपका, आज जाके रिवाइज कर लेना। हाँ, चलो मिटा दे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि साला एक के दिन में एक के चैप्टर निपटा दिया। चलो क्वेश्चन करो। एक क्वेश्चन देखते हैं, रुको 1 मिनट। ये डायग्राम बनाए हो ना? ये डायग्राम जरूर बना लेना। सुन लो, ये डायग्राम बनाए हो ना? करंट अगर इस फेज में है तो V टोटल जो होगा वो अल्फा फेज आगे होगा। ये LR सर्किट के लिए हुआ, सुन लो। ये LR सर्किट के लिए लिख लेना, और उल्टा इसी का I इधर है तो V टोटल इधर होगा, अल्फा फेज पीछे होगा। ये RC सर्किट के लिए, वही तो बोला मैंने, V टोटल पीछे हो जाता है ना, इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो। चलो
निकालिए। कौन सा सर्किट है? LR सर्किट। किसके नीचे लिखा हूं? किसी को इस बात में तो कंफ्यूजन नहीं है कि इसमें जो करंट होगा इसमें करंट अलग अलग होगा? सेम ही होगा ना, सीरीज कॉम्बिनेशन है। वी टोटल का मतलब समझते हो ना, ये जो एसी सप्लाई है, जो टोटल जो ईएमएफ टोटल सप्लाई हो रहा है उसका वो मैंने वी टोटल से दिखाया, समझ रहे हो? और जो उसमें करंट फ्लो हो रहा होगा वो करंट आई, ठीक है? वी टोटल मतलब समझ रहे हो ना, ये जो इस तरीके से घुमा हुआ देता है इसकी टोटल। हो गया? वाह दी वाह, क्या बात है। जेड की वैल्यू कितनी आई? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट कर लोगे तो ये आ गया 5। कितना आ गया? अच्छा आई नोट कितना आ जाएगा? 240/5। और ये तो होगा आई टी कितना हो जाएगा देखो, आई नॉट मतलब हो गया 240/5 साइन ओमेगा टी प्लस 30 माइनस लिखेंगे ना, क्यों करंट पीछे होगा। अच्छा अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? tan इनवर्स कितना हो जाएगा? 3/4। अबे tan इनवर्स 3/4 कितना होता है? 37 ही होता है ना भाई, 37। चलो ठीक, ये आ गया आई की वैल्यू, ठीक है। अच्छा अब वी आर नॉट बताओ। मुझे लग रहा है आई नॉट इंटू आर, ये क्या होता है? आई नॉट इंटू आर। आई की वैल्यू कितनी है? 240/5 इंटू 4, 240/5 इंटू 4, जो भी आया। अच्छा वी आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देखो वी आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये कितना हो जाएगा? 240/5 इंटू 4। अच्छा इसके अक्रॉस जो इसका जो फेज होगा वो करंट के फेज में ही होगा, तो साइन ऑफ ओमेगा टी -7 डिग्री। अबे 30 - 37 7 डिग्री हुआ, ठीक है। अच्छा वी एल, अब ये बताओ क्या? अच्छा किसमें? VR में गधेरे हो क्या? आई इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो करंट के फेज में होता है, तो करंट का फेज क्या है? अबे इसको घटा दिए तो 7 लिख दिए, तो देखो VC नॉट कितना हो जाएगा बताओ? सॉरी VL नॉट कितना हो जाएगा? 240/5 इंटू 3, यही होगा ना? अच्छा VL एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये हो जाएगा आपका 240/5 इंटू 3। आई से आपका कितना फेज आगे? π/2 फेज आगे होता है ना। अरे करंट से π/2 फेज आगे होता है ना इसके अक्रॉस वोल्टेज, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी -7 डिग्री प्लस ऑफ 90, जो भी आया समझ में आया तो पूरी चीजें कर लोगे। अब इसी तरीके से एक वोल्टेज वाला क्वेश्चन दे देते हैं, तुम भी खुश हो जाओगे हम भी खुश हो जाएंगे, और क्या घुमा घुमा के वही सारे क्वेश्चंस।
बस तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज बैठना है कि एल में क्या, आरसी में क्या होता है, करंट से बस सारी चीजों को रिलेट करना है। अगर आपका करंट आ गया सारी चीजें आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक, ठीक है, चलो इस पे क्वेश्चन कराएं कि छोड़ दे? हो जाएगा तुमसे, हो जाएगा ना? ठीक है, मतलब छोड़ दे, कर लोगे ना? मतलब गजब हो गए तुम लोग। मतलब यहीं पे तुम्हें बोला जाए तो तुम तो यहीं पे सब काम कर दोगे। चलो ठीक है, चलो देखो ध्यान से। अब तुम्हारा अपने हिसाब से सुनो, अब तुम अपने हिसाब से बताओगे एलसी सर्किट, एलसी सर्किट। अब आप खुद से एलसी सर्किट के बारे में सोचिए। एलसी सर्किट क्या हो जाएगा? क्या? ठीक है, इसका मान लो, सुनो, L और ये C, और इसके में करंट मान लो, ध्यान से सुनो, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब कीजिए, खुद से कीजिए इस बार, सारी चीजें खुद से कीजिए। इतना सारी चीजें करवाया गया तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कैसे कीजिएगा। इसमें ब्रैकेट में लिख लेना नॉन रियलिस्टिक सर्किट। ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर ध्यान से सुना जाए तो ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी चलो देख लेंगे। अगर तुम ध्यान से देखो, सुनो, अगर आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको क्वेश्चन की तरह ही कर लेते हैं, सुन लो। हाँ, अगर तुम वी टोटल की बात करो, सुन लो, वी टोटल की बात करो तो इसके अक्रॉस करंट क्या हो जाएगा? देखो, आई नॉट इंटू एक्सएल लिखोगे, चलो इसका एक्सएल ही दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका एक्सएल दे देते हैं, इसका एक्स ही दे देते हैं। तो क्या लिखोगे? आई नॉट इंटू एक्सएल। अच्छा, करंट से π/2 फेज आगे, क्या लिखोगे? साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 या π/2। और इसमें कितना लिखोगे? देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखोगे? प्लस ऑफ आई नॉट इंटू एक्सी साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2। इसका अगर तुम ध्यान से देखो, इसका अगर फेजर डायग्राम बनाया जाए, ध्यान से देखना, करंट से ध्यान से देखो, ये करंट इधर जा रहा है, ध्यान से देखो, करंट इधर है, इससे जो वी आर होगा वो इधर है, सॉरी वी एल, और इस तरफ जिस तरफ करंट होता है क्या उसी तरफ रेजिस्टेंस होगा? ठीक है, तो मैं इसको ऐसे और डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये समझ में आया? अरे आई नोट कॉमन ले लोगे तो ये चीज तो दिखेगी, और यही चीज तो दिखेगी। अच्छा, यहाँ आर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, आर को हम डॉटेड ले लेते हैं। ये बात समझ में आया? यही तो होगा। दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस कितना है? 180 है भाई। ये इस वाले लाइन से 90 पीछे, और ये इस वाले लाइन से, मतलब करंट से सोचो ना, करंट से ये π/2 आगे और ये करंट से π/2 पीछे, तो ऐसे ही बनेगा ना। अच्छा, अगर अब इन दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ने की क्या जरूरत है? कुछ नहीं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये इसमें घटेगा ही ना। अरे वेक्टर समेशन की तरफ ये होगा ना। मैंने याद करो क्या बोला था, इसको वेक्टर सम की तरह करते हैं, तो इसको क्या करोगे बताओ? अब ये डिपेंड करेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, यही तो डिपेंड करेगा ना, कौन बड़ा है कौन छोटा। अगर तुम ध्यान से देखो, इफ यहां तक लिखो, पहले ये बना लेना, फिर ये बनाना, फिर ये बनाना, उसके बाद लिखना। पहले ये लिखो, यहां तक पूरा लिखो, उसके बाद ये बनाना, फिर ये, उसके बाद लिखेंगे इफ एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी। तो ध्यान से देखो कैसा करके हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी, इस तरीके से बनेगा, और यही तो हो जाएगा। तो यानी हमारा जो जेड होगा इस केस में
वो हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्स। ठीक है, देखो, अरे इसको वेक्टर सम की तरह ही करते हैं ना, सच मैं बताया था। A1 A2 को किसके तरह जोड़ेंगे? वेक्टर सम की तरह जोड़ेंगे। तो इसको वेक्टर की तरह जोड़ोगे तो ये डिपेंड करेगा कौन बड़ा है। अगर मान लिए कि ऊपर वाला बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात ये, ठीक है। अच्छा, ये अगर बड़ा है तो जेड की वैल्यू इतनी आ गई। याद करो जेड क्या होता था? टोटल ही होता था ना। तो ध्यान से देखो टोटल। अच्छा, इसका मतलब एक बात पता चली, करंट से कितना आगे? अब भी 90 आगे। अगर एक्सएल बड़ा होगा, अगर एक्सएल बड़ा होगा तो वी टोटल जो होगा वो 90 फिर यानी π/2 आगे आई से। मतलब ये समझना, अगर एक्सएल की वैल्यू बड़ा है तो प्रीडोमिनेंटली ये आपका इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और इंडक्टिव सर्किट में क्या होता था? वो 90 फेज आगे हो जाता था करंट से। तो इसलिए मैं यही बात बोल रहा हूं, अगर एक्सएल बड़ा हो जाएगा तो ये प्रीडोमिनेंटली किसके तरह बिहेव करेगा? एक्स इंडक्टिव सर्किट की तरह। और इंडक्टिव सर्किट में क्या होता था? फेज आगे होता था करंट से π/2। तो वही चीज में लिखा π/2 फेज आगे करंट से। यानी इसमें क्या लिख सकते हो तुम? ध्यान से देखो, तो वी टोटल की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। ध्यान से देखो, I0 इंटू जेड साइन ऑफ ओमेगा टी, तो आपका करंट था, प्लस ऑफ π/2 डायरेक्टली लिख दूंगा ना, और यही तो हो जाएगा वी टोटल, तो यही आ जाएगा। समझ में आया? और ये कितने लोगों को समझ में आया? आ गया? अबे दोनों का वेक्टर सम करोगे तो ये करंट से कितना फेज आगे गया? 90। तो वही लिखा हो ना। तो करंट क्या था? ओमेगा टी प्लस 90 करोगे ना, और इसमें क्या लिखोगे? I0 इंटू जेड, और जेड की वैल्यू कितनी है? एक्सएल माइनस एक्स। मतलब तुम्हें फील दिलाने से फील नहीं आएगा, मतलब अगर मैथमेटिकल चीजें बताया जाए ज्यादा। अच्छा, अब इसी के उल्टा हो जाए तो एक्सी बड़ा हो जाए एक्सएल से, तो प्रीडोमिनेंटली आपका क्या कौन सा बन जाएगा? कैपेसिटिव सर्किट। तो वो अपने से लिखोगे, इफ एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, तो कौन सा वो प्रीडोमिनेंटली कौन सा बन जाएगा? कैपेसिटिव। तो ये लिख लेना, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, तो ये कौन सा हो गया? प्रीडोमिनेंटली कौन सा? इंडक्टिव। और अगर एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रीडोमिनेंटली कैपेसिटिव। समझ में आ रहा है? अबे ये उसके तरह बिहेव करेगा ना। कई लोग मेरा साला पढ़ा क्या रहा है बेटा, यही हक दो। तुम लोग गजब इंसान हो गए, तो मतलब खाना पीना सब यही करना। 20-25 मिनट दिए थे ना। हाँ, क्या हुआ? हाँ, तो एक्सी माइनस एक्सी नीचे आ जाएगा ना। अरे वेक्टर सम करते थे, याद करो, वेक्टर सम करते थे ना A1 A2 का। तो वेक्टर सम कैसे करते हो? इसी तरह करोगे ना, तो जीरो, बात खत्म। तुम भी खाने में कम तेज नहीं हो, मतलब उसी का नाम लगाना है लेकिन खुद भी खाना है। ये देखो ऐसे देख रहा है कि साला खा लिया, हमको पूछा तक रही न रे। हाँ, अबे उसको तो पूछा करो, पता चला वो अभी गिर जाएगा। खिलाए करो। ऐसे ही उसको डेफिशिएंसी है बहुत सारी चीजों की। तुम चलो ठीक है, ये लिख लोगे ना। अगर तुम ध्यान से देखो, अगर इस केस में देखें एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? याद करो, बनाया था एक्सएल माइनस एक्सी, इधर आया था। तो बीच का करंट और जेड वी टोटल किधर आएगा? जेड के फेज में, और ये आपका जेड है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना था? यही। तो ये ग्राफ इसके नीचे बना लेना। अच्छा, अब अगर तुमको ध्यान से देखा जाए, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये प्रीडोमिनेंटली कौन सा हो गया? इंडक्टिव। अगर आप बोलो एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, तो इसका मतलब है
कि ये इधर आएगा, ये हो जाएगा XC माइनस XL। तो इस केस में आप बोल सकते हो कि Z की वैल्यू ये आ जाएगी, Z की वैल्यू ये आ जाएगी। आप ऐसा याद करो कि Z की जो वैल्यू होती है वो XL माइनस XC होता है, उसका मॉड होता है। क्या होता है इसका? मॉड होता है। तो अच्छा एक बात बताइए, मतलब ये हो गया कि करंट जो होगा वो π/2 फेज आगे, किससे? V टोटल से, V टोटल से। यही तो होता था कैपेसिटर के केस में। तो वही कैपेसिटर प्रीडोमिनेटली कैपेसिटर है, तो कैपेसिटी पे तो ऑब्वियस ही बात है कैपेसिटर की बिहेवियर शो करेगा। अच्छा, अब उसके बाद अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर इसमें तुम ध्यान से देखो तो इसमें क्या लिख सकते हैं? इसमें लिख सकते हैं V टोटल की वैल्यू लिख सकते हैं I0 इंटू Z इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2। यही तो हो जाएगा, जैसा हम लोग कैपेसिटर के केस में, प्योरली कैपेसिटर के केस में लिखते थे, वही आ गया। समझ में आया? ठीक। अब हेडिंग डालेंगे हम लोग LCR। कहाँ नहीं, पावर फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, क्या क्या है? हाँ? क्या ये समझ में आया? इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ये याद रखिएगा। वो आप देख लीजिएगा, XC की वैल्यू ज्यादा है या XL की वैल्यू ज्यादा है, उस हिसाब से कर लीजिएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अबे मान, ये समझ में आया पूरा का पूरा डेरिवेशन? अच्छा, अब हेडिंग डालो LCR। XL इज इक्वल टू XC, तो Z की वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ लो, वैसा कैपेसिटर पे मैंने क्या बोला, ये दोनों रियलिस्टिक सर्किट है ही नहीं है, वैसा केस आएगा ही नहीं। समझ रहे हो? तब तो यही बात होगी कि सर्किट में करंट रेजिस्टेंस 0, तो करंट की वैल्यू इनफाइनाइट, ये तो वही बात हो जाएगी ना, तो वो चीज होगी नहीं। चलो ठीक है, अब हेडिंग डालो LCR। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आता है? LCR से। तो हेडिंग लिखो LCR सर्किट। LCR सर्किट। हेडिंग डालो LCR सर्किट। LCR का मतलब क्या होता है? एक रेजिस्टेंस है, ये अब कई लोग सोचे सर एक तो समझ में नहीं आ रहा था, 3 को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सुन लो, टफ नहीं है, कोई जोड़ना उड़ना नहीं है, बस याद रखना है। मैंने क्या बोला आप लोगों को, जो पॉइंट्स लिखाए अगर वो तुम्हें याद रहेगा तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी बनेगा। चलिए देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम सर्किट में करंट I मान लें, इसके अक्रॉस V टोटल है, मैं समझ लो VL लिख रहा हूं, इसके अक्रॉस VR है और इसके अक्रॉस VC, यही तो होगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, V टोटल किसी भी इंस्टेंट पे वो VL प्लस VR प्लस VC के बराबर होगा, यही होगा। अच्छा, अब अगर तुम ध्यान से देखो, क्या मैं VR को ऐसे लिख सकता हूं क्या, I0 इंटू R साइन ऑफ ओमेगा टी। ये कितने लोगों को समझ में आया? आ गया? VL क्या लिखोगे, देखो I0 इंटू साइन π/2 आगे हो जाएगा ना करंट से। VC क्या लिखोगे, मतलब यहाँ पे 3 चीजें। अब साला एक SHM तो ऐड नहीं होता था, 3 SHM ऐड करना है, लेकिन आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देख लो, ये हो जाएगा आराम से।
तीनों वेक्टर की तरह से जोड़ दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब ये समझ में आया? चलो इसको सोचिए तीनों वेक्टर की तरह। देखो ये इधर जा रहा है, इससे π/2 आगे, इससे π/2 नीचे, जोड़ दो। समझ में आया? पहले यहाँ तक लिखो भाई, पहले तुम यहाँ तक लिख लो। ये समझ में नहीं आया? ये सब सही है। हाँ चलो ये बताओ, बोर तो नहीं लग रहा है? लग रहा है कि मतलब कि ये बहुत ज्यादा टफ है, मतलब ऐसा कुछ? हाँ हाँ, अभी तक आसान है। देखो अगर सुन लो, अगर ये पचा लिए तो उसका मतलब खत्म है इसे। हाँ हाँ, मेन तो LCR है, मेन LCR है और कुछ नहीं है। चलो ठीक है, हमें समझ नहीं आया था, ईमानदारी से बताओ। हमें जब 12th में पढ़ाया जाता हमें समझ में नहीं आया था, फिर जब टारगेट में पढ़े थे तो फिर हमें खुद से समझ में आया था। तुम्हारे तरह ना इतना फ्रेंडली हमारे टीचर्स नहीं रहते थे, ठीक है? 250 बच्चों की तो पूरी की पूरी, हमारे बैच में तो कम था, A2 में शायद आई थिंक 150 बच्चे थे, 150 बच्चे थे शुरू। और उसके बाद हमारे में थे, एक टीचर था इतना गुस्सेल था कि एक दिन एक बताए थे ना तुम लोग, एक लड़की 5 मिनट लेट पहुंची थी। हाँ बताए थे ना। कोई बात नहीं, रन। अरे जब हाँ बेटा, अरे चल पर चलो रन दो। ये लिख सकते हैं, ये आएगा। अरे फेजर डायग्राम यही आएगा, इसको फेजर डायग्राम बोलते हैं। सुन लो इसको फेजर, अभी तक जैसे ऐसे ऐसे करके बना रहे थे ना, ये क्या होता है फेजर डायग्राम। ये तुम अगर तुम इसको ध्यान से देखो, अगर मान लो सपोज करो एक्सल बड़ा है एक्सिस से, तो क्या ये डायग्राम ऐसे घट के ऐसा हो जाएगा क्या? इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा क्या वही जेड होगा? तो जेड इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर का अंडर रूट। समझ में आया? अच्छा, अगर एक्सएल बड़ा है एक्सी से तो एक बात पता चला। अच्छा यहाँ एंगल कितना हो जाएगा? मान लो ये अल्फा में एंगल बना रहा है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ध्यान से देखो, tan इनवर्स। मतलब यहाँ पे एक बात पता चली, V टोटल जो है अल्फा फेज आगे आई से, समझ में आ रहा है? अल्फा फेज आगे आई से। अच्छा यानी अगर हम V टोटल की बात करें तो क्या लिखोगे? V टोटल यही तो लिखोगे, I नॉट इंटू जेड, जेड की वैल्यू देख लिया, ये इम्पिडेंस कहलाता है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, I नॉट इंटू जेड। अच्छा यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ? साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, क्योंकि देखो ना V टोटल क्या है, करंट से अल्फा फेज आगे, तो लिख दिया, बात पता है कि इतना लंबा चौड़ा हिसाब करने की जरूरत नहीं, फिर जो करना कर लेना, पहले इन दोनों को जोड़ना फिर उसको जोड़ना, यही आएगा आंसर। नहीं कर सकते, तब ये डायरेक्ट ही किया है। और कितने? हाँ क्या डायरेक्ट करोगे? इससे डायरेक्ट कुछ है क्या? क्या? तो इसमें क्या किया? वही तो किया, एक्सेल इधर लिख लिया, एक्सी इधर लिख लिया, अब वेक्टर समेशन कर दिया तो घटा दिया, यही तो। कैसे डायरेक्ट बोल? अबे उसको 3 को जोड़ना पड़ता है, 3 एसएचएम के इक्वेशन को, उससे डायरेक्ट क्या होगा? और
तो जब बात है भाई, आई नॉट इंटू आर, देख इन दोनों को जोड़, तो इससे ज्यादा डायरेक्ट ये है कि पहले इन दोनों को जोड़ियो, फिर इन दोनों को जोड़ के जब संतुष्टि मिल जाए फिर इन दोनों को जोड़िए। समझ में आया? वो अगर तो वो तेरे को आसान लगता है तो फिर ठीक है, तू वैसे ही करिए, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? 2, 3, 4 जैसे भी आ जाए, आप तीनों को एक साथ भी जोड़ सकते हैं। ये याद रखिएगा, फेजर जो मैंने वो तरीका बताया था, A1, A2, A3 को वेक्टर मान के आप कर सकते हो। अब A1, A2, A3 किस तरह से मानोगे? अगर एक से ज्यादा दे रखा है, जिसका पेज छोटा A1, जिसका थोड़ा सा उससे बड़ा A2 और A3, तीनों को जोड़ लो, तीनों को एज अ वेक्टर सम मान के तीनों का एंगल बना लो। A1 से जो एंगल बना रहा होगा वही अल्फा होगा, वही अल्फा में रख रखा है। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे 2 को कर देते उस तरीके से 3 को करना। ठीक है, ये आया? अरे आया कि नहीं आया? ये अल्फा लिख लिया। अच्छा, इसको कोई थीटा बोल देते हैं। अभी क्यों थीटा बोला? इसको थीटा बोल दो, कोई दिक्कत है क्या? थीटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थीटा लिख, अरे जो भी, चलो अल्फा लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आया? मतलब अच्छा, ये कौन से केस के लिए हो गया? एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा, उल्टा हो जाए तो थीटा नीचे आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? थीटा नीचे आ जाएगा, लिख लो उसको भी। तो यही चीज को उल्टा लिख दो बस। अगर आपका एक्सी बड़ा है एक्सएल से तो क्या करोगे? वेक्टर सम जब करोगे तो आर तो इधर होगा ही, और इधर क्या आ जाएगा? एक्सी माइनस एक्सएल आ जाएगा, और यहाँ पे आपका जेड है, और जेड जो है आपका अल्फा एंगल नीचे हो जाएगा, और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर, यही तो आ जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो वी टोटल जो होगा वो जेड के फेज में होगा, और यही तो होगा, वी टोटल जो होगा वो जेड के फेज में होगा। मतलब वी टोटल जो है करंट जो है, ऐसे लिखो, करंट अल्फा फेज आगे किससे? वी टोटल से। यानी अगर मैं वी टोटल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? आई नॉट इंटू जेड साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस अल्फा। थीटा या अल्फा जो लिखना है, बात एक ही है। ठीक है, तुमने अल्फा लिख रखा है इसलिए मैंने बोला भाई अल्फा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो इसको। तो ये कुल मिला के तुम्हारा LCR कंप्लीट होता है। मतलब अभी चैप्टर कुछ छोड़ नहीं रहे हैं क्या? हाँ, अरे भाई ये अगर ये बराबर हो जाएगा तो प्योरली रेजिस्टिव बन जाएगा। सोचो ना, अगर ये दोनों बराबर हो, जीरो हो जाएगा, ये दोनों जीरो हो जाएगा तो आर आ जाएगा, तो प्योरली रेजिस्टिव बन जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? समझ रहे हो? हाँ, हाँ, हम क्या बोल रहे बच्चे नहीं है? चलो क्वेश्चन करते, चलो चलो। LCR का क्वेश्चन, चलो एक बहुत ही भयंकर क्वेश्चन था, लेकिन चलो तुमको नहीं करवाएंगे क्योंकि तुम फिर रोने लग जाओगे। टेस्ट सीरीज में देंगे, टेस्ट सीरीज में पक्का। सुन लो, उसमें क्या होगा, एक एम ये सोर्स होगा, 3 को होगा, ये 3 होगा, तीनों का ऐड हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन तीनों को फैक्टर ही सम करना। अगर तीनों का, अगर मान लो फेज यूज अलग होगा, तीनों को किस तरीके से ऐड करते हो वो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आर की वैल्यू क्या दें? रुको एक मिनट,
कीजिए। पावर फैक्टर पर आगे छोड़ दूंगा, फिर कल जो मेन हमारा कल टॉप। हाँ अबे जब अभी दिमाग खराब हुआ फिर 9 बजे तक खींचेंगे तो। करो इसको। जो बोल रहे हैं कि आराम से पढ़ा देंगे, पावर फैक्टर तक पढ़ा देंगे, फिर एक बार रिवाइज करके आना उसको, फिर क्या दिक्कत है तुमको। ये क्वेश्चन करो, उसके बाद पावर फैक्टर ही पढ़ाएंगे, आधा घंटा मतलब आप मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। वी टोटल का आरएमएस वैल्यू क्या? वी टोटल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा चलो ठीक है। हो गया सारा? क्वेश्चन से अच्छा एल्स तुम्हें जरा से भी लगा एसी सर जो एसी है वो बहुत ज्यादा टफ है? कोई टफ नहीं है। हाँ डीसी ज्यादा टफ है। चलो ठीक है, देखो ध्यान से देखते जाते हैं। अगर तुम आई को देखो तो देखो जेड की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। जेड कितना हो जाएगा ध्यान से देखो, √16 - 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5। अब कोई जरूरी नहीं हमेशा 5 आएगा, वो हमें जानबूझ के ऐसा दे देते हैं तब आ जाता है 5। ठीक है जेड आ गया 5। तो अच्छा आई नॉट की वैल्यू क्या लिखोगे? देखो यही आएगा 240/5। 240/5 ये हो गया आई नॉट। अच्छा आई नॉट आ गया तो बताइए आई है जो फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा ई अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो कितना? अबे tan इनवर्स कितना? 3/4। tan इनवर्स 3/4 37। ठीक है आज तो देखो ध्यान से लिख लो, आई है जब फंक्शन ऑफ टाइम में डायरेक्टली लिखा रहा हूँ। 240/5 कितना हो गया बताना? कितना? 48 होगा। तो 48
साइन ओमेगा टी क्या होगा बताओ, प्लस होगा कि माइनस होगा? बताओ कौन होगा? एक्स ही बड़ा है। अबे एक्स ही बड़ा है। अगर एक्स ही बड़ा होगा तो करंट कौन से, करंट अल्फा फेज आगे होता है ना, तो प्लस लिखेंगे, प्लस 37। कब गधे हो तुम लोग, यही होगा ना? चलो ठीक, बताया था ना अभी। अरे एक्स ही बड़ा हो तो आपका अल्फा फेज आगे होता है। अल्लाह तो कम करो। ठीक, ये हो गया। अच्छा आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको आ गया, तब सारा चीज निकल सकता है क्या? अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। अगर आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको पता चल जाए तो फिर तो सारी चीजें आ गई ना। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या लिखोगे? फटाफट बताते जाओ। वी टोटल कितना लिखोगे? वी टोटल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या लिखोगे? आई नॉट इंटू आर, तो 48 इंटू 4, ये हो गया वी टोटल का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब वी आर, सॉरी वी आर टी। अगर इसके अक्रॉस जो अगर मैं बोलूं तो ये वी आर है, ये कितना है? वी सी, और ये वी क्या है? वी एल। तो वी आर टी क्या हो जाएगा? आई नॉट इंटू एक्सएल, ये या सॉरी आर इंटू जो करंट का फेज है वही हो जाएगा इसका भी फेज, तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 37। मैं क्या बोल रहा हूं, जो करंट का फेज होता है वही फेज किसका होता है? इसके अक्रॉस वोल्टेज का, रेजिस्टेंस का, वोल्टेज का। अच्छा अब तुम ध्यान से देखो तो वी एल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या लिखोगे? आई इंटू एक्सी, अगर सॉरी एक्सएल बोले हैं ना तो क्या लिखोगे? आई इंटू एक्सएल। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये हो जाएगा 48 इंटू 13, 48 इंटू 13, यही तो होगा ना? अरे एक्सएल की वैल्यू कितनी है? 13 है। अच्छा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 37, और इससे प्लस 90 फेज आगे। एक्सएल में क्या होता है? इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो करंट से π/2 फेज आगे होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? अच्छा अब ये कितना हो जाएगा बताओ? वी सी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना हो जाएगा? 48 इंटू 16 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 37, ये तो करंट का फेज हो गया। इससे कितना? 90 फेज पीछे, तो माइनस ऑफ 90 हो गया सारा चीज भाई। आई आर एम एस पूछा था, वी आर एम एस। अच्छा आई आर एम एस कितना हो जाएगा? आई नॉट बाई रूट टू। वी आर एम एस कितना हो जाएगा? वी नॉट बाई रूट टू। वी टोटल का वी आर नॉट, वी आर आर एम एस बोल देता तो क्या हो जाता है? वी आर की मैक्सिमम वैल्यू देख लो, बाई रूट टू कर दो। इसी तरीके से इसका आर एम एस वैल्यू पूछता तो इसका बाई रूट टू। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक, नोट कर लीजिएगा। किसको किसको समझ में आया? हाँ अबे कौन सा क्या है? एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। हाँ ये वाला कौन सा बड़ा है? एक्सएल और एक्सी में कौन बड़ा है? तो एक्सी बड़ा होता तो क्या होता? अबे तुम ये बताओ, अगर एक्सी इज ग्रेटर देन, सुनो एक बात बताओ, एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल। हाँ तो नेट के लिए तो मैं किसके लिए बता रहा हूँ? नहीं अबे तो ये भी टोटल ही तो दिया हुआ है ना, तो इससे कंपेयर करोगे ना करंट को, गधे हो गया। अबे भी टोटल से करंट को कंपेयर करते थे तो ये भी टोटल ही तो दिया हुआ है, तो वी टोटल से करंट का फेज कैसे निकालोगे? वी टोटल से करंट कितना फेज पीछे चल जाए, पीछे जाएगा कि आगे जाएगा? मैं ये बोल रहा हूँ सुनो, एक्सी अगर आपका एलसीआर सर्किट में एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल होता था तो करंट जो होता था अल्फा फेज आगे होता था वी टोटल से। तो वी टोटल कितना है? ओमेगा टी में प्लस आप अल्फा जोड़िएगा ना, तो वही चीज तो मैंने किया है। हेडिंग डालो पावर फैक्टर। ये समझ में आया क्या? कैसे माइनस अल्फा जाएगा?
अबे अल्फा फेज आगे होता है ना, गधेरे हो क्या? इधर आई, इसमें अल्फा जोड़ोगे ना इसके फेज में। अरे ये समझ में आया मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वी टोटल से अल्फा फेज आगे होगा करंट? समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, किसी को डाउट होगा पूछ लीजिएगा। और कोई डाउट है? किसी को डाउट है? अब लिखो पावर फैक्टर। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक चीज पढ़ाया था है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक चीज तुम लोगों को पढ़ाया था, याद करो, कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू अगर पावर आपको निकालना है तो उसके थ्रू क्या करंट क्रॉस कर रही है इनटू उसका पोटेंशियल डिफरेंस, यही होता है। अच्छा, मान लो ये आपका कोई भी सर्किट हो, समझ लो किसी भी कोई भी आपका एक डिवाइस, मान लो कि एक डिवाइस है, इसके अक्रॉस आपका वोल्टेज आपको पता है और इससे करंट पास कर रही है, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसके अक्रॉस आपका वोल्टेज। अच्छा, इसका अगर ये पावर, इस डिवाइस का जो पावर होगा वो मुझे लग रहा है V इंटू आई। अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू V एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इंटू I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब पावर वेरिएबल होगा, कुल मिला के मुझे ये पता चला। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे L R कुछ भी होता, सपोज डेट R हो सकता था, ओनली L हो सकता था, या C हो सकता था, या LR हो सकता था, अभी तक जितना भी चीज पढ़े, तो वो पूरा का पूरा एक सर्किट मान लो, उसके थ्रू जितनी करंट गई वो इंटू उसका पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा वही तो आपको ये बताएगा कि ये पावर कितना कंज्यूम कर रहा है। या ऑब्वियस सी बात है कि बैटरी आपका पावर देता है सर्किट में, और ये सारी चीजें क्या करती है, कंज्यूम करती है। तो मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि पावर वेरिएबल होगा, क्योंकि करंट वेरिएबल है और वोल्टेज वेरिएबल है, तो पावर भी वेरिएबल होगा। अरे होगा कि नहीं होगा ये बताओ। अच्छा, सपोज करो कि वोल्टेज की वैल्यू हमने मान लिया, सपोज दैट कि करंट की वैल्यू मान लिया I नॉट साइन ओमेगा टी। अभी हम लोगों ने निकाल के देखा कि L R कुछ भी आए, इस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फेज का डिफरेंस आ जाता है। ओनली रजिस्टिव है तो फेज का डिफरेंस नहीं आता है। अगर C है या L है या XC दोनों है या तीनों है तो कुछ ना कुछ इन दोनों के फेज में डिफरेंस आएगा ही। ये बात क्लियर है? तो यानी मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, V नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। अच्छा, ये थीटा क्या है? इन दोनों के फेज में जो डिफरेंस है, अभी तक जितने भी अल्फा पढ़ रहे थे वही थीटा है। अरे समझ रहे हो, V टोटल और करंट के बीच में कुछ फेज डिफरेंस आ रहा था, वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा वो आपका मेनली ये तीन कंपोनेंट से मिलकर बनता है, रेजिस्टेंस होगा उसमें, या कैपेसिटर होगा, या इंडक्टर होगा। तो उसके थ्रू जो करंट जा रहा है और उसके थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो वो पावर कंज्यूम कर रहा होगा। तो मैंने यही लिखा। तो तुम इसको क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, तुम लिखोगे I नॉट इंटू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। मतलब ये हो गया पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये आपका पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अच्छा, मतलब ये है कि हर एक इंस्टेंट में ये अलग अलग पावर कंज्यूम कर रहा होगा, अलग अलग इंस्टेंट में पावर कंज्यूम कर रहा होगा। अगर मैं एवरेज पावर निकालूं तो आप इसका एवरेज पावर निकालिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं पी एवरेज की वैल्यू निकालूं, पी एवरेज मतलब कि पी एवरेज का मतलब क्या होगा, एक साइकिल में कितनी पावर ये कंज्यूम किया। समझ रहे हो मेरी बात को? एक टाइम पीरियड होगा कुछ, तो एक टाइम पीरियड में कितना ये आपका बोल सकते हो पावर कंज्यूम किया, उसकी वैल्यू निकालिए। तो बताइए कैसे निकालिएगा? इंटू डी टी 0 से लेके 2 पाई अपॉन डी टी 0 से लेके 2 पाई, यही तो करोगे। अरे इसको ऐसे ही करोगे ना, पी एवरेज अगर निकाला जाओगे तो पी टी इंटू डी टी 0 से लेके 2 पाई बाई ओमेगा अपॉन ऑफ डी टी 0 से लेके 2 पाई बाई ओमेगा। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। वी टी नॉट में एम सब ऐड होगा ना। कौन सा बोल रहे हो? सौरभ, सौरभ सिंह क्या बोल रहे हो? मेरे को समझ नहीं आया, एक बार आप दोबारा बताइएगा। अबे पी एवरेज मतलब समझ में आया ना हम क्या करने वाले हैं? कोई घर का अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा है कभी आज तक? जमा भी करने जानते हो? अभी अगर आंसर नहीं दिए तो फिर धोएंगे पकड़ के यार।
उसमें कुछ पावर फैक्टर्स कुछ लिखा रहता है। सर अमाउंट तो देगा ही बिल होता है। अभी बेटा हम लाए अभी बिल कोचिंग का और वहाँ पावर फैक्टर दिखाएं अगर और तुम्हें हाँ अरे इसको सॉल्व करो भाई, इंडिकेशन का क्वेश्चन है, करो सॉल्व। रटा रटाया चीज नहीं, वो कॉपी में देखेंगे थपड़ियाएंगे तो। मैं कुछ नहीं है, पूरा कैलकुलेशन है, बाद में मैं रिजल्ट बताऊंगा। तो इससे पहले तुम्हें 5 मिनट दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करो मैथ के तरह। और जो मैथ के गुलाम है, अगर सच बता रहा हूँ नहीं हुआ तो बेटा सच बोल रहा हूँ, खूब मारूंगा अभी, वो समझ गया होगा। सर जो क्वेश्चन हम लोगों हाँ बेट पिछला जो क्वेश्चन था, पिछला जो क्वेश्चन होगा वी टोटल जो था, जो 240 क्या था पिछला क्वेश्चन, 240 साइन ओमेगा टी था ना, वो तीनों में जुड़ा होगा ना, वो वीआर में भी होगा, वीसी में भी होगा और वीएल में भी होगा। उन तीनों को जोड़ोगे तो वही आ जाए। समझ लो मेरी बात को। अरे वो तीनों को जोड़ोगे, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वी टोटल हम लोगों ने निकाला, कैपेसिटर के अक्रॉस निकाला और एल के अक्रॉस निकाला। जब उन तीनों को जोड़ दोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनेगा, एक में साइन ओमेगा टी है, एक में माइनस ओमेगा टी है और एक में प्लस है। जब तीनों को जोड़ोगे तो वही आपका 240 साइन ओमेगा टी आ जाएगा कुल मिला के। देखो हम तो सॉल्व नहीं कराएंगे, लंबा चौड़ा चीज है, ट्रिग्नोमेट्री पूरी लंबा चौड़ा नहीं है, इजी है भाई। क्या वी नोट आई नोट और कुछ नहीं आएगा। पी एवरेज का मतलब समझे ना, पी एवरेज मतलब एक साइकिल में एवरेज कितनी पावर कंज्यूम हुई होगी। चलो ठीक है, चलो देखो यहाँ, अगर तुम ध्यान से देखो तो पी एवरेज की वैल्यू ये आएगी, देखो अबे ये बी नोट था, अरे बी वाला बी नोट था, ये आए कितने लोगों का है। चलो करो करो। इधर आ, खोल रहे इसको इस तरीके से प्रेस करोगे, खींचोगे। हाँ खोलो, अच्छा अब हुआ किसी से बेटा, देखो नहीं कर रहे हो फिर पीटेंगे अभी।
मतलब हम नहीं करेंगे तो तुम भी नहीं करोगे, हमें हमसे नहीं करवा। चलो ठीक है ऐसा। अबे तुम हम क्या करें भाई, मतलब पूरा मैं से मैं तो ऐसे भी नहीं बनती भाई, रन दो। ये जो कॉस थीटा है, सुनो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखो। ये लिख सकता हूँ, अगर इसको तुम ध्यान से देखो तो पी एवरेज की वैल्यू क्या आ गई, IRMS इंटू VRMS कॉस थीटा। ये जो कॉस थीटा है इसी को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या होता है? पावर फैक्टर। मतलब जेड, सुन लो मेरी बात को, जेड और मतलब तुम्हारा वी टोटल और आई के बीच में कुछ फेज डिफरेंस होगा। सुन लो मेरी बात को, वी टोटल जो आप टोटल वोल्टेज सप्लाई कर रहे हो सर्किट को और करंट के बीच में कुछ फेज डिफरेंस होगा, उस फेज डिफरेंस का कॉस ले लो, दैट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। समझ में आया? पावर फैक्टर क्या होता है? अरे कोई भी आपका LCR सर्किट हो या LR सर्किट हो, R सर्किट हो या कुछ भी हो, तो पावर फैक्टर क्या होगा कि जो V टोटल जो उस पूरे सर्किट के अक्रॉस जो V टोटल होगा इनटू उस और करंट के बीच में जो एंगल बन रहा होगा, उन जो थीटा बन रहा होगा एंगल, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ एक बार सुनो। मान लो कि आपका कोई एक सर्किट है, ये पूरा का पूरा LCR या LR कुछ भी हो सकता है, इसमें करंट बह रही है और कुछ इसके अक्रॉस वोल्टेज है, इन दोनों का कुछ फेज डिफरेंस होगा, इसका जो फेज डिफरेंस का आप कॉस ले लो, वही आपका पावर फैक्टर होगा। समझ में आया? समझ रहे हो मेरी बात को? और पावर फैक्टर हमेशा आपका पॉजिटिव होता है, क्योंकि कॉस की वैल्यू, कॉस थीटा के अंदर नेगेटिव थीटा डालो या पॉजिटिव थीटा डालो, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। अच्छा समझ में आ रहा है? अच्छा समझ में आया? तो जितने भी आप तक आपने क्वेश्चन किए थे सुन लो, सबका क्या आपको पावर फैक्टर पूछा जा सकता था? क्योंकि देखो ना, सब में करंट और टोटल वोल्टेज के बीच में कुछ ना कुछ एंगल अल्फा हो रहा था। अरे वी टोटल और करंट के बीच में कुछ ना कुछ एंगल आ रहा था, उसका कॉस थीटा ले लो भाई, वही आपका क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर। अच्छा अब पूछता हूं किसी से, तुम बताओ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर कितना होगा? AC सर्किट के लिए पावर फैक्टर कितना आएगा? ज्यादा उड़ रहे हो, अभी तुम्हीं से पूछेंगे। करंट और वोल्टेज के बीच में कितना एंगल है? कितना है? अबे जीरो है ना, गधेरे हो गया। प्योरली रेजिस्टिव में जो करंट के फेज में, जो करंट का फेज होता था वही आपका वोल्टेज का फेज होता था, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो है, तो कॉस जीरो कितना होता है? 1, तो 1 होगा ना आंसर। तुम रे हीरो उठो, तुम बताओ। अबे तुम ही प्योरली कैपेसिटिव का पावर फैक्टर और प्योरली इंडक्टिव का? अच्छा इसका बताओ। अरे जब अभी तो LR सर्किट का कितना होगा? LR सर्किट का पावर फैक्टर? चलो कॉपी का सारा ले सकते हो, चलो ठीक। LR सर्किट का पावर फैक्टर कितना होगा? अभी तक जितने सर्किट पढ़े थे सबका पावर फैक्टर के बारे में डिस्कस करते। सुनो, पावर फैक्टर समझ में आया? पावर फैक्टर को अपनी लैंग्वेज में लिख लेना,
किसी भी डिवाइस में के थ्रू जो करंट फ्लो कर रही है, अपनी लैंग्वेज में लिखना, सुनो एक बार बोलूंगा दोबारा नहीं बोलूंगा। किसी भी डिवाइस के थ्रू करंट फ्लो कर रही है, उसमें जो करंट का कुछ फेज होगा और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज का कुछ फेज होगा, उन दोनों के फेज के डिफरेंस का जो कॉस्ट लेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर फैक्टर। अच्छा, अब पावर फैक्टर तो ये समझ में, अभी समझाऊंगा पावर फैक्टर का क्या काम। अब नहीं लिखा है, चलो लिखो अपने से। कॉलेज जाओगे पता चला कि सारी चीजें लिखा दे, प्रोफेसर बोलेगा निकल गए गेट से बाहर। अबे जितनी भी 4-5 बार बोलता हूँ उसमें भी तुम गधे ने लिखा दीजिए। लिखो हिंदी में लिखो तब। किसी, हाँ चलो लिखो। किसी भी डिवाइस के थ्रू करंट आई जा, किसी भी डिवाइस के थ्रू अगर करंट आई फ्लो कर रही है और अगर करंट आई फ्लो कर रही है और उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, इन दोनों का फेज डिफरेंस, इन दोनों का फेज डिफरेंस का कॉस लेने पर, इन दोनों का फेज डिफरेंस का कॉस पावर फैक्टर होगा। इन दोनों का फेज डिफरेंस का कॉस, समझ रहे हो मेरी बात को, पावर फैक्टर होगा। समझ रहे हो? ठीक। अब अगर हम लोग बात करें प्योरली कैपेसिटिव, याद करो प्योरली कैपेसिटिव, तो याद होगा कि इसके थ्रू जो करंट जा रही थी वो भैया होती थी आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होता था वो होता था आई नॉट इंटू आर साइन ऑफ ओमेगा टी। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, यहाँ का फेज ओमेगा टी, यहाँ का भी फेज ओमेगा टी, इन दोनों का फेज डिफरेंस लो 0, इसका कॉस ले लो, तो पावर फैक्टर कितना 1। समझ रहे हो? अच्छा, अब प्योरली कैपेसिटिव की याद करो। प्योरली कैपेसिटिव में क्या होता था, देखो याद करो, अगर आई नॉट ले, अगर आई की वैल्यू ले आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो एक बात बताओ V कितना आएगा, ये हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्सी साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2। इन दोनों का फेज डिफरेंस लो तो π/2 आया, उसका कॉस ले लो तो कितना आ गया भैया 0। इसी तरीके से इंडक्टर के ले लो, प्योरली इंडक्टिव के ले लो, तो उसमें करंट मान लो सपोज करो I = आई नॉट साइन ओमेगा टी था, तो इससे π/2 आगे आपका वोल्टेज होगा, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा बताओ, आई नॉट इंटू एक्सएल इंटू ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ π/2। तो इसका कॉस ले लो, इन दोनों का फेज डिफरेंस ओमेगा टी माइनस ऑफ ओमेगा टी π/2, तो कॉस माइनस π/2 या π/2 0 ही होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कॉस ऑफ कितना हो जाएगा बताओ, ये कॉस ऑफ π/2 कितना हो जाएगा 0। तो ये 3 चीज समझ में आया? अबे समझ में आया? ठीक, नोट करो। अब चलते हैं LR सर्किट। जितनी भी सर्किट अभी पढ़े थे सबका पावर फैक्टर तुम अब खुद ही बताओ। क्या मैं बताएंगे ना, पहले सिखा रहे हैं पावर फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीख लो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये तीनों नोट कर लिए। अब है प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव। एलसी में भी टोटल उधर होता था। अच्छा एलसी में तुम बोल रहे हो, हाँ हाँ 0 आएगा एलसी में। चलो ठीक है, ठीक है, कुछ भी आ जाए। अगर एलसी की अगर बात करो, सुनो एलसी में या तो ये आएगा या तो ये वाला केस आएगा, तो दोनों केस में 0 ही आ जाएगा। हाँ ठीक है,
पाई होगा तो cos पाई माइनस होगा। अबे गधेड़े हो गया, ये उसमें दो केस बताया था, ये एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। तो चलो सुनो, अब एक बात देखो, अब हम लोग बात करते हैं एलआर सर्किट में। अच्छा, एलआर सर्किट में देखो करंट इधर होता था आर के फेज में, याद है, और इधर वी एल ऊपर, और यहाँ पे आई नॉट इंटू आर इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा फेज आगे होता था, अगर यहाँ पे देखो तो एक्सएल इस तरफ ले सकते हैं और आर इधर। इसका लॉजिक आपको बताया था, आई नॉट कॉमन ले लो, सबसे आई नॉट कॉमन ले लो तो यही दिखेगा आपको। तो इधर आपका होता था जेड, ये होता था आपका जेड, और जेड की वैल्यू होती थी, जेड ही होती थी ना, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का अंडर रूट। अच्छा, ये अल्फा होता था भैया, इसका कॉस की वैल्यू नहीं बता सकते हो? कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? क्या है भाई, हो गया? ये गधेड़ेपंती तुम लोग करते हो। सी आर बताओ, आर सी मतलब तो यही हो जाएगा बस जेड की वैल्यू। चलो फिर वही बात, इधर आर और इधर ये अल्फा। अब कॉस अल्फा लो या कॉस माइनस अल्फा लो, बात एक ही आएगा। अरे ठीक है, तो कॉस ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर बाई वही आ जाएगा। अब एलसीआर का बताओ। इस केस में बताओ जेड क्या है? इस केस में जेड है आपका एक्सी प्लस का अंडर रूट, यही है। इस केस में जेड आपका ये है, ठीक है। एलसीआर इसको लिखो, वी टोटल जेड के ही फेज में होगा ना, ये याद रखिएगा। जेड जिस तरफ होगा उधर वी टोटल होगा, भैया पता रहेगा ना, जिधर जेड होगा उसी तरफ वी टोटल होगा। तो देखो इधर जेड है तो इसी तरफ वी टोटल भी आएगा ना, ठीक। मैंने लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए क्यों मैंने एक्सी और आर लिख दिया, क्योंकि आई नोट दोनों तरफ होगा। वही आपका A1 A2 बनता था, तो आई नोट को पहले कॉमन ले लिया भाई, ठीक है। तो आप ऐसा समझ सकते हो, रेजिस्टेंस को आप वेक्टर सम के रूप में लिख लो, समझ रहे हो? यहाँ पे मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस को वेक्टर सम के रूप में लिख लो। एलसीआर का देखो, तो एलसीआर में दोनों केस होंगे, उसी केस में यही आएगा। अगर एलसीआर की बात की जाए तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा? हो सकता था आई इस तरफ होता, डेट इज आर इस तरफ होता, और इस तरफ हो जाता एक्सएल माइनस एक्सी। तो इस केस में आपका जेड क्या होता है बताओ? ये होता है एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर, और ये अल्फा फेज बना रहा है। ये मैंने केस लिया है एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। उस केस में जब आप कॉस अल्फा बनाओगे, दैट इज इन दोनों के बीच का एंगल ही तो होगा, दैट इज वो कितना हो जाएगा बताओ? आर अपॉन जेड। लेकिन यहाँ जेड की वैल्यू चेंज हो चुकी है, समझ में आया? चलिए, अगर आपको इतना समझ में आया, मतलब ये समझो कि आपका मतलब एलसीआर सर्किट और पावर फैक्टर से ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी क्वालिटी फैक्टर बाद में बताएंगे, उसके जब रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी जब पढ़ाएंगे उसके बाद क्वालिटी फैक्टर बताएंगे, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन ये समझ में आया कि नहीं आया? इतना तक अगर पचा लियो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, तो फिर तुम इतना इस चैप्टर से इतना डरते क्यों थे? हमें नहीं समझ में आया। सबसे इजी मुझे लगता है, सबसे ज्यादा इजी है। कुछ कुछ चीजें बस याद रखनी है, बाकी सारी चीज चैप्टर अच्छे से बन जाएगा। अच्छा, अब एक बात पूछो, सुनो। अब हम लोग बात करते हैं असल में पावर फैक्टर बताता है क्या। सुनो, अगर मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस होता, ओनली रेजिस्टेंस होता है, इमेजिनरी सोचो, इमेजिनरी कंडीशन में सोचो, मान लो यहाँ रेजिस्टेंस होता और इससे आई करंट फ्लो होती, तो इसका पी एवरेज जब तुम निकालते तो तुम्हें पता चलता कॉस की वैल्यू 0 आती, 1 आती, मतलब कॉस 0 आती, मतलब 1 आती। मतलब पी एवरेज का इसका मतलब ये समझो, किसी डिवाइस के अक्रॉस मान लो V0 पोटेंशियल डिफरेंस है और उसके थ्रू V पोटेंशियल डिफरेंस है और I करंट गई, तो असल में ये अगर मैं इसको देखा जाए तो I0 इंटू V0 इंटू कॉस थीटा,
ये आता है पी एवरेज की वैल्यू, सॉरी आरएमएस, अगर कॉस थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, अब देखो करंट को तो तुम सेम रख रहे हो, वोल्टेज आपका फिक्स है क्योंकि सारी चीजों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाता है, समझना। कॉस थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मतलब कि थीटा जितना कम होगा, थीटा जितना कम होगा कॉस थीटा उतना ज्यादा होगा, ये बात जानते हो तुम लोग। मतलब वो सर्किट उतना ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। एक्चुअली में तुम देखो तो आपने जो आपका जो सप्लाई आता है उसके थ्रू IRMS इंटू VRMS आपको एनर्जी मिली, आपने उसका कितना % यूटिलाइज कर लिया, डेट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर तुम्हारा पावर फैक्टर बहुत गंदा है, मान लो 0.2 है, तो मतलब ये समझो कि तुमको मिली एनर्जी मिली, एवरेज आपको एनर्जी मिली IRMS इंटू VRMS, उसका आप 20% यूज कर पाए और बाकी का 80% आपकी वेस्ट में चली गई। समझ रहे हो मेरी बात को। पावर फैक्टर आपका क्या बताता है, पावर फैक्टर एक तरीके से ये बताता है कि आप उस जो आपको एनर्जी मिल रही है IRMS इंटू VRMS, उसका कितना % आप यूटिलाइज कर पा रहे हो। समझ रहे हो। इसलिए आप लोग देखोगे कि पावर फैक्टर, आप लोग घर में आज जाके देखना, किसी का बिजली बिल होगा तो देखना अच्छे से, पावर फैक्टर कहीं ना कहीं आपकी 9.9.8 इसके आसपास आएगी। हाँ, क्योंकि पावर फैक्टर जितना 1 के करीब आएगा उसका मतलब उतना % आप यूटिलाइज कर पा रहे हो। पावर फैक्टर ये समझो कि जो बड़े बड़े कारखाने हैं, बड़े बड़े जो ये सब सारी चीजें हैं ना, वहाँ का पावर फैक्टर बिगड़ा होता है, वहाँ का पावर फैक्टर बिगड़ा होता है। क्योंकि समझ रहे हो, क्योंकि तुम खुद सोचो ना, जितना एंगल बढ़ता जाएगा ना, 90 के जितना ज्यादा करीब जाओगे, जितने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट लगाओगे उसमें उतना ज्यादा कैपेसिटर का यूज होता है, इंडक्टर्स का यूज होता है, तो सिंपल सी बात है वो एंगल को बढ़ाने की कोशिश करेगा ना। अगर एंगल को बढ़ाएगा दोनों के बीच में तो पावर फैक्टर क्या होगा, कम होता जाएगा। मतलब उतना एनर्जी तो आपको पूरी की पूरी मिल रही है, इसलिए गवर्नमेंट भी बोल देती है। जैसे मुझे जहाँ तक याद है, मेरे इधर एक ये चलता था, कारखाना था छोटा सा, तो उस पर बहुत ज़्यादा एक बार मतलब फाइन लगा था। तो वो बता रहा था मुझे, मैं जब छोटा ही था, कम से कम जब 11th-12th में ही पढ़ता था, तो बता रहा था कि मेरा पावर फैक्टर, मतलब कि पावर फैक्टर सुधारना पड़ेगा। तो वही मैं समझा नहीं, उस समय मैं नहीं समझता था कि पावर फैक्टर खराब होने का क्या मतलब होता है। मतलब ये गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि भैया हम तुमको एनर्जी तो दे रहे हैं इतना, लेकिन तुम उसका यूटिलाइज कर रहे हो, भले ही तुम उसका बिजली बिल दे रहे हो, लेकिन एक तरीके से तुम उस चीज़ को वेस्ट ही तो कर रहे हो ना, बर्बादी कर रहे हो ना। इसलिए अपना पावर फैक्टर सुधारो। पावर फैक्टर सुधारने के लिए हम लोग यूज करते हैं चॉक कॉइल। क्या यूज करते हैं, चॉक कॉइल। तो चॉक कॉइल के बारे में ये कुल नहीं RC सर्किट होता है, कुल मिला के क्या होता है, RC सर्किट होता है। तो अगर मान लो पावर फैक्टर, अगर सपोज करो, तुम खुद सोचना, अगर आपका पावर फैक्टर इस तरफ आ जाए, अल्फा इस तरफ आ जाए, अगर आप कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस लगा दोगे तो उसका कुछ ना कुछ अल्फा इधर बनेगा, तो कुल मिला के टोटल एंगल कहीं ना कहीं इसके तरफ आने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा। तो जब भी आप चॉक कॉइल लगाते हो तो क्या होता है, पावर फैक्टर आपका सुधर जाता है। तो ये चॉक कॉइल भी आप लोग पढ़ के आइएगा, इससे ऐसे बनवा बहुत अच्छे से दिया हो, पावर फैक्टर सुधारता है। समझ में आया, चल ठीक है, कल इसके आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन पावर फैक्टर के बारे में एक बार पढ़ लेना, क्या क्या चीजें मैंने बोला है सुन लो। एक तो पावर फैक्टर पढ़ने के बारे में बोला है, एक आपको हॉट वायर अमीटर बोला है पढ़ने के लिए, तो दोनों चीजें पढ़ के आओगे, ठीक है। और कल मुझे याद दिलाना पावर फैक्टर के बारे में और भी चीजें डिस्कस करनी है, लेकिन ये सारी चीज। और हाँ, एक चार्ट बना लो, सुन लो, ये तुम लोगों के लिए होमवर्क बढ़ रहा है। कैसे बनाओगे, बना दिए पहले, ये मेरे सर ने बनवाया था मुझे, कैसे करके बनाना देख लो। ये देखो, सर्किट, रेजिस्टेंस, नहीं फोटो भेजेंगे तुम फिर लिख लोगे। फेजर डायग्राम बनाना है, एंगल बिटवीन VNI और पावर फैक्टर। नहीं, देख लो, ये कैमरा में दिखा। अरे सर नहीं, फोटो भेज देंगे तो फिर तो तुम बेटा लिख लोगे, तुम एज इट इज उतार लो। देखो पहले लिखना सर्किट, सुनो सर्किट में हम लोगों ने क्या क्या देखा, सुनो सर्किट में पहले देखा, सुन लो, सर्किट में देखा प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव, RC, LR और CE, और क्या देखा था, RC, LR और LC, तीनों सर्किट बना लेना। अब पहले लिखना सर्किट,
मान लो पहले रेजिस्टिव सर्किट हो गया, अब उसका क्या करना, रेजिस्टेंस कितना होता है, मतलब रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट कोई चीज होगा तो इसमें R होता है, ठीक है। इसका फिर फेजर डायग्राम होता है, तो डायग्राम देखो यहाँ पे करंट जिस फेज में उसी फेज में आपका वोल्टेज, ठीक है। तो ये आपका हो गया फेजर, एफएस फेजर। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद एंगल बिटवीन V एंड I, उसके बाद क्या लिखोगे, पावर फैक्टर। तो एंगल बिटवीन इसमें कितना हो जाएगा, 0 और ये 1। अब इसी तरीके से प्योरली कैपेसिटिव के क्या लिखोगे, XC, और ये कितना हो जाएगा, V इस तरह, करंट इस तरफ और V किस तरफ, इस तरफ। तो एंगल बिटवीन कितना है, ये कितना हो गया बताओ। XC की वैल्यू क्या होती है, 1/ωc लिख लेना, और XL की वैल्यू क्या होती है बताओ, L इंटू ओमेगा L। ये कितना हो जाएगा, I इस तरफ और V ऊपर की ओर, V टोटल से मैंने दिखा दिया, ये समझो V ऊपर की ओर, एंगल 90, तो ये 0। फिर क्या निकालोगे बताओ, सर्किट में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे होगा Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, R² प्लस XL का स्क्वायर। और यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर तुम ध्यान से देखा जाए तो ये हो गया आपका XL, तो इसका जो कंपोनेंट होगा डेट इज ये अल्फा, तो ये आपका हो गया Z इज इक्वल्स टू R² प्लस XL का स्क्वायर का अंडर रूट। एंगल कितना है, अल्फा। पावर फैक्टर निकालोगे, अच्छा अल्फा की वैल्यू कितनी है बताओ, अल्फा की वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ, ध्यान से देखो क्या लिखोगे, XL अपॉन R। पावर फैक्टर कितना लिखोगे बताओ, R/, इसी तरीके से लिखोगे क्या, Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ R² प्लस कितना, XC का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा देखो इधर R और इधर कितना हो जाएगा XC, और इन दोनों का रिजल्टेंट Z, और Z की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान से देखो, R² प्लस XC का स्क्वायर का अंडर रूट, डेट इज अल्फा इज इक्वल्स टू, फिर वही tan इनवर्स ऑफ XC/R, और यहाँ पे भी आ जाएगा R/Z। cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे ना भाई, R/Z ही तो आएगा। अबे cos थीटा तो cos थीटा कितनी आ जाएगी, R/Z ही आएगी ना, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे बताओ, LCR, उसके लिए भी लिख लेना। उसके बाद क्या लिखोगे, LR के लिए पावर फैक्टर कितना आएगा, 0, सॉरी LC के लिए, तो दो चीज अपने से लिख लेना। चलो ठीक है, उसको रन दो, कंफ्यूजन में मरने दो उसको। हाँ, तो इसके आगे दो और लिखना, मैंने बस वहीं तक लिखा है, इसके आगे दो और लिखोगे तुम, कौन कौन सा लिखोगे, LC और आपका LCR, दोनों लिख लेना, समझ रहे हो। तो ये आपका एक तरीके से पूरा का पूरा शॉर्ट नोट्स की तरह दिखेगा, समझ रहे हो मेरी बात को। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।